नमस्कार। मैं द्विवेदी भुजंग भूषण। हमारे चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज के अपने संस्करण में अपनी बुलेटिन किसानों की त्रासदी और आत्महत्या पर हम बात करेंगे कि उन हत्याओं को जो आत्महत्याएं हैं उन्हें इस आंदोलन से क्यों दूर रखा गया है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारे देश में एक त्रासदी हुई है। उत्तराखंड के चमोली में जिस तरह से बादल फटा और ग्लेशियर के ढहने से ऋषिगंगा में बाढ़ आई, और नुकसान तो जो आर्थिक नुकसान हुआ वो अलग है, लेकिन मानवीय नुकसान जो हुआ, करीब 30-40 लोगों के शव बरामद हुए और 175 लोग लापता हैं। मरने वालों के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, उनके प्रति संवेदना और श्रद्धांजलि व्यक्त कर सकते हैं। उनके परिवार को ईश्वर इस दुख की घड़ी में हिम्मत दे। लेकिन जो लोग लापता हैं, ईश्वर से कामना करेंगे कि वो सकुशल मिलें और अपने बाल बच्चे परिवार के पास अवश्य पहुँचें। इसी बीच हमारे देश में एक आंदोलन, किसान आंदोलन चल रहा है। जो किसान आंदोलन अब इतनी बड़ी घटना के सामने हाशिए पे चला गया है, लेकिन फिर भी जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं वो लोग काफ़ी आगे बढ़ चढ़ के कोशिश कर रहे हैं कि इस आंदोलन को जीवित रखें। अगर इस आंदोलन की तह में जाइए तो हम किसानों की वास्तविक स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ, उसके कथनानुसार 50 करोड़ से ज़्यादा छोटे बड़े किसान या कृषि से जुड़े हुए पूरे विश्व में लोग जो भूखमरी के शिकार हैं। और पिछले साल 2020 में 3 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो भूमाफियाओं के हाथ में चली गई, या पर्यावरण के नाम पर या पर्यावरण के कारण वो भूमियाँ बर्बाद हो गई जो खेती योग्य भूमि थी, या औद्योगिकरण विस्तारीकरण के नाम पर ये खेती लायक जो भूमि थी, लगभग 3 करोड़ हेक्टेयर ये खत्म हो चुकी हैं। और उसी यूएनओ में ओलिवर डे शूटर जो कृषि विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा था, भारत के संदर्भ में कहा था कि भारत में शहरीकरण, औद्योगिकरण और विस्तारीकरण की वजह से गांव की ओर जो आबादी है वो शिफ्ट कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बढ़ रहे हैं, और इस बढ़ती हुई आबादी में 1960 में, यानी कहा से लगभग 60 वर्ष पहले, किसानों के पास 2.6 हेक्टेयर जमीन औसतन हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में 2020 में अब उनके पास 2.4 हेक्टेयर भूमि ही रह गई है। तो किसानों की संख्या बढ़ रही है, भूमि और उसमें उपज और तकनीक की संख्या घट रही है। तो किसानों के लिए त्रासदी है। और ख़ासकर भूमि जो खेती योग्य भूमि है, उनमें जो आप देखते होंगे कि अभी सभी जितने भी राज्य हैं उनमें इन्वेस्टर्स मीट चलता है, जो देश में विदेश में, खास करके आप झारखंड में देंगे तो यहाँ हाथी को भी उड़ाने लगे थे यहाँ के सीएम वंस अपॉन ए टाइम। तो वो विदेशों में जाके 100-200 करोड़ रुपया का खर्च करते हैं, इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं, एमओयू करते हैं, और जो खेती योग्य भूमि है उन्हें वो लोग किसी न किसी तरह से वो भूमि हड़पने की कोशिश करते हैं और लेने की कोशिश करते हैं, जो कि किसानों की उपजाऊ भूमि होती है। मगर एक मुश्त पैसा देने से और सीएसआर में कुछ काम देने से उनका जीवन यापन नहीं हो पाता है। अगर इसी यूएनओ की बात करें तो 2010 में जो आंकड़ा आया था, उसके अनुसार उन्होंने बताया कि हर साल इटली जैसे देश के आकार की जो जोत की भूमि है, 50 लाख हेक्टेयर से लेकर 1 करोड़ हेक्टेयर तक पर्यावरण परिवर्तन के नाम पर यह जो मतलब हम लोग उसे खोते जा रहे हैं उस ज़मीन को। इसके अलावा 4 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन पर बायोडीजल यानी जेट्रोफा की खेती होती है, जो ज़मीन वो धीरे धीरे मरुस्थल में ही बदल जाती है। और उसी यूएनओ के अनुसार पूरे विश्व में जहाँ 50 करोड़ भूखमरी के शिकार थे, आज 90.5 करोड़ किसान, जो छोटे मोटे किसान और कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, भूखमरी के शिकार हो गए। अब हम किसी भी सरकार या किसी समय काल की बात नहीं करते, हम किसानों की बात करते हैं। आज से 2-3 वर्ष पहले हमारे इसी सरकार के जो वित्त मंत्री थे स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने, उन्होंने बयान दिया था, जब किसानों की स्थिति खराब हो गई थी महाराष्ट्र और यूपी में, कि हम इनकी कर्ज माफ़ी नहीं कर सकते क्योंकि यह राजकीय कोष पर अतिरिक्त भार होगा। और उसी के एक वर्ष बाद 2018 में आरबीआई के आंकड़े आए और उन्होंने कहा कि 2018 में कि
3.16 लाख करोड़ 3.16 लाख करोड़ की कर्ज माफ़ी की गई है। जो विभिन्न सेक्टरों से कर्ज बैंकों पर थे उनकी माफ़ी की गई है। और उसी 18 में जेटली ने एनपीए से जुड़ी हुई जानकारी हटाने का भी समर्थन किया था। और हो सकता है कि ये राजनीतिक बयान हो, लोगों का कहना है कि एनपीए में जो औद्योगिक घरानों के नाम जुड़े हुए थे उनकी जानकारी सार्वजनिक न हो, इसीलिए उनका यह दबाव था कि इनकी जानकारी जो है वो समान सबों के सामने न लाई जाए। और खबरों की माने तो 2004 से 16 तक 8 वर्षों में औद्योगिक घरानों की 50 लाख करोड़ राजस्व श्रेणी में रख करके भुलाया जा चुका है पैसा। 50 लाख करोड़, आंकड़ों को समझिए कि औद्योगिक घरानों को किस तरह से छूट दी जाती है। और ये सरकार बीजेपी की हो, यूपीओ की हो या किसी भी गठबंधन की हो, सबों ने ये काम किया। को बड़ छोट कहत अपराध, ये किसी को बड़ा या छोटा नहीं कहा जा सकता है, या किसी को पर विशेष तौर पे दोष नहीं दिया जा सकता है। बिजनेस स्टैंडर्ड एक पत्रिका आती है जो उसकी मानक है, अपना राष्ट्रीय पहचान है, और उसके एक रिपोर्ट के अनुसार देश के 10 बड़े कारपोरेट सेक्टर्स जो बड़े घराने हैं उनमें 7,31,000 करोड़ रुपए उनके बैंक में एनपीए में है। और देश के शीर्ष 12 औद्योगिक सेक्टर्स जो हैं 12, उनके जो एनपीए हैं उसका मूल्य 3.45 लाख करोड़ रुपए है। आप समझिए, सिर्फ 12 औद्योगिक घराने का। और देश के 10 राज्यों के किसानों का कर्ज 180 लाख करोड़ है। आप यूं समझिए ठीक आधे, यानी कि जितना 12 घरानों का कर्ज है 3.45 लाख करोड़, उतने में देश के लगभग 20 राज्यों के किसानों की कुल कर्ज माफ की जा सकती है। अब इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 2020-21 का जो अभी बजट हुआ था पिछले वर्ष, उसमें अगर हम देखें तो 340.6 लाख करोड़ का बजट किसानों के लिए हुआ था। कुल बजट का महज 11%, और अन्य सेक्टर्स के सभी बजटों में 9% बजट बढ़ाई गई थी। क्या कृषि बजट पर नहीं बढ़ाया जा सकता था? अगर कृषि बजट पे बढ़ाया जाता तो ये 340 की जगह 371 करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए हो जाते। और हम किसानों की ये जो सरकारी नीतियां हैं, ये नीतियां आज की नहीं हैं, ये पिछले 10-20 वर्षों से चली आ रही हैं। क्योंकि राष्ट्रीय अपराध लेखा कार्यालय एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के जो आंकड़े हैं वो सरकारी आंकड़े हैं। और वो आंकड़े कहते हैं कि भारत में 2008 से 8 में केवल 16,196 किसानों ने आत्महत्या की। 16,196। आप जनाब समझिए कि ये कितना बड़ा आंकड़ा है, आत्महत्या किया। और 2009 में यह आंकड़ा फिर बढ़ गया, 17,368 हो गया। लेकिन यदि हम केवल 2008 और 9 की बात ना करें, ये तो किसकी सरकार थी यह बेहतर जानते हैं। यदि 1995 से 2011 17 वर्षों में कुल किसानों की यदि बात करें तो 7,50,860 किसानों ने आत्महत्या की है। ये नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के आंकड़े हैं। अब आप समझिए कि इन 17 वर्षों में किन किन लोगों की सरकारें रहीं, किन किन पार्टियों की सरकार रही, और कौन कौन प्रधानमंत्री रहा, और कौन कौन कृषि मंत्री रहा, और कौन कौन वित्त मंत्री रहा। कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है। यह हमारा सिस्टम, किसानों के प्रति उपेक्षा, सिर्फ हम कहने को हैं कि हमारे देश में 70% कृषि पर हमारा देश निर्भर करता है। किसान बसते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में लोग 70% बसते हैं। लेकिन उनके लिए जो मूल चीज़ है कृषि, अन्न देवता बोलते हैं। और हमारे देश में जो अन्नदाता है, अन्न देवता बोलते हैं, अन्नपूर्णा देवी की पूजा करते हैं। और उस देश में अन्नदाता ही यदि आत्महत्या करे तो वाकई
लोगों के कार्यशैली और उनके वजूद पर तो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता ही है। और इसमें जो आत्महत्याएं होती हैं उसमें विदर्भ, महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऊपर से यही क्रम है। बाद में पंजाब और हरियाणा, यूपी और बिहार, बंगाल आता है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं और कृषि से जुड़े हुए 29 लोग प्रतिदिन, इन आंकड़ों के अनुसार से टोटल, मतलब जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, 29 लोग प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। आप यह सोचिए कि कितनी बड़ी त्रासदी है। आज के डेट में कोरोना से प्रतिदिन 29 लोग नहीं मर रहे हैं, लेकिन हमारी नीतियों की वजह से लोग मर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में 70 लाख किसान, पिछले 10 वर्षों में 70 लाख किसानों ने खेती करना बंद कर दिया है। आप अपने दिमाग पे बल डालिए और सोचिए जनाब कि जिस देश में 70 लाख अन्नदाता ये किसान का काम करने से वो भाग रहे हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है? उसी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार 2018 में 10,349 किसानों ने आत्महत्या की थी। अब आप समझ लीजिए कि नाबार्ड, यह भी जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक है, इसके अब ही आंकड़े आते हैं और इनका कहना है कि किसान जो है सबसे ज़्यादा कर्ज के तले दबे होते हैं। कर्ज के तले दबे होते हैं। 96% किसान कृषि छोड़कर दूसरा कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं। ये एक्चुअल जो किसान है, फार्मर है, जो गांव में रहता है, ये उनके आंकड़े हैं और उनकी व्यवस्था है। क्योंकि जो सकल मूल्य वृद्धि है उसमें 2016-17 की तुलना में 54% की कमी देखी गई है और 70 साल बाद भी किसानों का औसतन वार्षिक आय आप सुनेंगे तो चौंक पड़ेंगे। अब जरा इमेजिन कीजिए कि उनकी वार्षिक आय क्या होगी, जबकि उनकी वार्षिक आय 1950 माने आज़ादी के बाद से और अभी तक 72 वर्षों में सिर्फ 21 गुना बढ़ी है। मैंने पिछले एपिसोड में ही बताया था। और शिक्षकों की 200 गुना, सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की 180 गुना बढ़ा है। लेकिन जो 21 गुना बढ़ा है उसमें औसतन आय जो राष्ट्रीय स्तर पे निकाला गया है वो औसतन आय है महज 20,000 रुपए, यानी कि 1,666 रुपए 66 पैसे प्रति माह। आपके घर में जो भी देख रहे हैं, आप सोचिए कि एक आया जो काम करती है, झाड़ू पोछा करती है, उसका भी मासिक आय इस आय से कहीं ज्यादा होगा। ये दुख की बात है, ये शर्म की बात है। और हम कहीं किसान नेता बन जाते हैं, कभी उनके अगुवाई करने वाले बन जाते हैं, और जो मूलतः किसान है और जिनकी परिस्थितियां हैं, इनकी चर्चा उन तमाम आंदोलनों में नहीं होती है। उन आंदोलनों में एपीसीएम की चर्चा होती है और एमएसपी की चर्चा होती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की चर्चा होती है, क्योंकि उन तमाम जितने भी विधेयक हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित बिचौलिए होते हैं। और ये किसान यह भी हैं, और किसान वो लोग भी हैं जो हरियाणा पंजाब में BMW, मर्सिडीज और वोल्वो से भी चलते हैं। दोनों किसानों के बीच में इतना अंतर क्यों? ये कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं बैठ पाने की वजह से हमारी नीतियां हैं, कारण नीतियां हैं। इन नीतियों को ही सख्त करने के लिए सरकार जब विधेयक लाती है तो बीच में जो बिचौलिए होते हैं, जिनकी राजनीति चरमरा जाती है, जिनकी मंडी और गद्दी चरमरा जाती है, जिनके करोड़ों अरबों की सालाना आय चरमरा जाती है, जो टैक्स की चोरी चरमरा जाती है, उन लोगों का विरोध होता है। तो जनाब, किसानों के प्रति सहानुभूति रखिए और हर व्यक्ति को, हर जो भारतीय है वो किसान के लिए चिंतित है, मगर वास्तविक किसान के लिए, किसान के नाम पर मुखौटा लगा करके
छौ नृत्य करना बंद कर दें, ताकि किसानों का भला हो और राष्ट्र का भला हो। और सरकार से भी और राजनेताओं से भी और बुद्धिजीवियों से भी, अपने संपर्क लोगों से भी मैं अपील जरूर करना चाहूँगा कि किसानों के हित में जितना हो सके वो करें, मगर छद्म भेष में आए लोगों का विरोध अवश्य करें। हमारा चैनल आप देखते रहिए, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। यदि कहीं आपको कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करें। धन्यवाद।